एंड वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम एक नए ऑथर के बारे में बात करने वाले हैं। नया नहीं, वैसे तो पुराना ही है, जिनका नाम है होमर। तो ये 12th से 8th सेंचुरी बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा के ऑथर रहे हैं, पोइट रहे हैं। तो इनके बारे में जानेंगे। ये काफ़ी फेमस हैं। किस चीज़ के लिए फेमस है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करें। सो होमर इज़ बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ इलियड एंड ओडेसी। तो इसके इस नाम की शुरुआत ही यहीं से होती है कि ये फेमस रहे हैं। तो एक ग्रीक ऑथर थे, और ग्रीक ऑथर किस चीज़ के लिए फेमस थे? इनके दो वर्क थे, एक तो इलियड और एक ओडेसी। सो ही वॉज बिलीव्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक टू हैव बीन द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द एपिक पोइट्स। अब इन्हें एपिक पोइट कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और एंशिएंट ग्रीक के लोगों ने इसे कहा था कि ये पहला और उनमें भी सबसे ग्रेटेस्ट है एपिक पोइट में, यानी कि एपिक पोइट्री लिखने वालों में से सबसे पहला और सबसे ग्रेटेस्ट माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि इनकी ये ओडेसी जो थी ये काफ़ी बड़ी पोएम है, एक एपिक पोएम है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो ही इज़ द ऑथर ऑफ द फर्स्ट नॉन लिटरेचर ऑफ यूरोप। ही इज़ द सेंट्रल टू वेस्टर्न कैनन। अब ये यूरोप के जो लिटरेचर है जिसे हम आज पढ़ते आ रहे हैं आज के टाइम में, वेस्टर्न यूरोपियन लिटरेचर को की हम पर्टिकुलरली बात करें तो उनके काफ़ी जाने माने ऑथर्स में से एक माने जाते हैं। एंड ही इज़ सेंट्रल टू द वेस्टर्न कैनन। और ये जो वेस्टर्न कैनन है उसका एक कोर पार्ट, उसका सेंट्रल पार्ट भी माने जाते हैं। तो वेस्टर्न कैनन क्या है? सो वेस्टर्न कैनन है द बॉडी ऑफ हाई कल्चर लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसफी एंड वर्क्स ऑफ आर्ट दैट आर हाईली वैल्यूड इन द वेस्ट। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जा रही है, तो वहाँ का जो लिटरेचर है, कल्चर है, म्यूज़िक है, फ़िलोसफी है, वहाँ के जो आर्ट वर्क हैं, उनका ये बॉडी, उस चीज़ का एक ग्रुप माना जाता है जिसे हम वेस्टर्न कैनन कहते हैं। ये एक उनका समूह माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ होमर टू द एंशिएंट ग्रीक इज़ डिस्क्राइब्ड इन प्लेटोस रिपब्लिक। इम्पोर्टेंट है ये। प्लेटो एक हुए थे एंशिएंट टाइम में फिलोसोफर, तो उनकी एक बुक थी द रिपब्लिक, तो उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है। क्या जिक्र है? सो द इम्पोर्टेंस ऑफ होमर टू द एंशिएंट ग्रीक इज डिस्क्राइब्ड इन प्लेटोस रिपब्लिक विच पोर्ट्रेज हिम एज फर्स्ट टीचर ऑफ ट्रेजेडीज एंड लीडर ऑफ ग्रीक कल्चर। अब होमर के बारे में प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में क्या लिखा था? एंशिएंट ग्रीक राइटर होमर के बारे में तो इन्होंने लिखा था कि ये ट्रेजेडीज़ के पहले टीचर हम कह सकते हैं इन्हें, और ग्रीक कल्चर के लीडर, उनको रास्ता दिखाने वाले भी हम कह सकते हैं। यानी कि ग्रीक कल्चर को आगे जो बढ़ाया है, उसे आगे ट्रांसफ़र किया है, तो उसे आगे ट्रांसफ़र करने वाले होमर ही हैं। ऐसा प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में लिखा है। सो ही इज़ बिलीव्ड टू हैव लिव्ड अबाउट द 9th और 8th सेंचुरी BCE। तो लगभग ऐसा माना जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अप्रॉक्सीमेट 12th से 8th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा या फिर BC बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा, इनका पर्टिकुलरली बर्थ माना जाता है इस टाइम में। एक्यूरेसी नहीं है इस चीज़ की कब इनका बर्थ है, उसका भी रीज़न है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अबाउट 9 to 8 सेंचुरी के आसपास हम मान सकते हैं बिफोर कॉमन एरा में। So guesses at this birth date range from 750 BC all the way back to 1200 BC. The latter because the Iliad encompasses the story of the Trojan War. अब इसके बर्थ की जो डेट हैं उसके गैस लगाए जाते हैं कि ये 750 BC से लगभग 1200 BC तक के बीच में कहीं हुआ होगा इनका बर्थ। और बाद वाला जो बताया है द लेटर, यानी कि ये जो 1200 BC बताया है, ये इसलिए बताया है क्योंकि ये जो द इलियड, इनकी जो एक एपिक पोएम है, वो स्टोरी बताती है ट्रोजन वॉर की, और ट्रोजन वॉर अप्रोक्स 1200 BC के अराउंड ही हुआ था। तो इसीलिए इनका बर्थ डेट जो है वो कंफर्म नहीं है। अब एक ग्रीक हिस्टोरियन हुए हेरोडोट्स, काफ़ी फेमस नाम है। इनका जो एरा रहा वो रहा 484 से 424 BC, और इन्हें पर्टिकुलरली ही इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्हें हिस्ट्री फादर भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ग्रीक हिस्टोरियन हुए हेरोडोट्स, जिनका टाइम पीरियड रहा 484 से 424 BC तक, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है।
He placed Homer several centuries before him, around 850 BC. तो हम बात करें तो इन्होंने कहा कि होमर जो हैं वो लगभग मेरे से कुछ शतक पहले ही हुए होंगे, कुछ सेंचुरीज पहले ही हुए होंगे, अराउंड 850 BC के आसपास इनका बर्थ होगा। ऐसा कौन कहता है? तो हेरोडोट्स ऐसा कहते हैं। द जनरल बिलीफ दैट होमर वॉज अ नेटिव ऑफ Ionia, the central part of the western seaboard of Asia Minor, seems a reasonable conjecture, for the poems themselves are in predominantly Ionic dialect. अब ऐसा माना जाता है कि होमर जो है वो आयोनिया के आसपास कहीं रहे होंगे, जो कि एशिया माइनर की सेंट्रल पार्ट है, वहाँ का समुद्री एरिया, वहाँ पर कहीं रहे होंगे। और ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि इनकी जो पोएम्स हैं वो कहीं आयोनिक डायलेक्ट के आसपास की मानी जाती हैं। Although Samana and Chios early began competing for the honor, the poet Pindar early in the 5th century BC associated Homer with both. और आयोनिक डायलेक्ट इन्होंने अपनी पोएम्स में लिखी हैं ऐसा माना जाता है। उसके अलावा समायना और क्योस जो है वो भी इस कंपटीशन में आ चुके हैं कि होमर जो हैं हमारे नेटिव प्लेस के रहने वाले थे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक पिंडार पोइट हुए जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो उन्होंने लगभग 5th सेंचुरी BC में बताया कि होमर जो है इन दो प्लेसेस से ही रिलेटेड थे। तो ये दोनों भी कंपटीशन में आ गए। तो पर्टिकुलरली आयोनिया, समायना और चियोस, ये 3 जगहें जो है विवादित हैं इनके बर्थ प्लेस से रिलेटेड भी कि कहाँ रहे ये। Now some scholars believe him to be one man, others think these iconic stories were created by a group. अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो इनकी पोएम्स हैं ये एक ही बंदे ने लिखी हैं, और कुछ कहते हैं कि ये काफ़ी लोगों के ग्रुप ने क्रिएट की हैं। अ वेरिएशन ऑन द ग्रुप आइडियाज स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट स्टोरी टेलिंग वॉज एन ओरल ट्रेडिशन एंड होमर कंपाइल्ड द स्टोरीज देन रिसाइटेड। अब ऐसा माना जाता है कई बार, मतलब कुछ जो पोइट्स राइटर इस टाइम के हैं वो कहते हैं कि उस टाइम में तो ओरल ट्रेडिशन चलता था, स्टोरी टेलिंग ओरली जो है पास की जाती थी। तो होमर ने ये सारी स्टोरी सुनी होंगी, उन्हें कंपाइल किया होगा, उन स्टोरीज़ को इकट्ठा किया होगा, फिर इन्हें रिसाइट किया होगा, यानी कि फिर कहीं राइट कर दिया होगा, नोट डाउन कर दिया होगा। ऐसा माना जाता है, कई पोइट्स इस तरह से मानते हैं आज के टाइम में। सम बिलीव दैट द ओडिसी वॉजंट डन बाय द सेम पर्सन who the Iliad, citing large differences in plot, tone and even style. अब एक विवाद हो रहा है, और वो विवाद क्या है कि कुछ लोग मानते हैं कि जिस बंदे ने ओडिसी लिखी है उसने इलियाड नहीं लिखी है। और रीज़न क्या है कि इनके प्लॉट में, इनकी टोन में और इनके स्टाइल में भी काफ़ी अलग अलग डिफरेंसेस हैं, ये एक ही तरीके से नहीं लिखी गई हैं। तो पॉसिबिलिटी ये भी मानी जाती है कि एक बंदे ने नहीं लिखी हैं। कौन कौन सी एपिक पोएम्स? एक तो ओडिसी और एक इलियाड। तो ये अलग अलग बंदों ने लिखी हैं, कुछ ऐसा भी मानते हैं। अकॉर्डिंग टू लेजेंड स्टोरी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ही वॉज अ पोइट दैट कंपोज द इलियड एंड द ओडिसी। लेकिन जो स्टोरीज हम सुनते आ रहे हैं रेगुलरली, यानी कि लोग जो स्टोरी बताते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो बहुमत है, ज़्यादा लोग हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि द इलियड और द ओडिसी वो एक ही पोइट ने लिखी है, और उसका नाम क्या है? होमर। अब इनके बारे में एक और फैक्ट भी है जो ओडिसी से ही हमारे सामने आता है। ओडिसी में एक लाइन आई थी जिससे प्रोबेबली फैक्ट माना जाता है दैट ही वॉज प्रोबेबली ब्लाइंड, कि शायद ये कहीं ना कहीं अंधे होंगे। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑथर्स इन द वाइडेस्ट सेंस, फॉर द टू एपिक्स प्रोवाइडेड द बेसिस ऑफ ग्रीक एजुकेशन एंड कल्चर थ्रू आउट द क्लासिकल एज एंड form the backbone of humane education down to the time of Roman Empire and the spread of Christianity. अब ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियस ऑथर्स में से भी एक माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि एक तो इनके जो 2 एपिक माने जाते हैं, द इलियड एंड ओडिसी। इलियड पहले लिखा गया है, ओडिसी बाद में लिखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो एपिक्स हैं इनके थ्रू ग्रीक एजुकेशन जो है वो काफ़ी आगे तक बढ़ी है। ग्रीस का जो कल्चर है वो काफ़ी आगे स्प्रेड आउट हुआ है, और ये शुरुआत हुई क्लासिकल एज के टाइम से ही इसकी शुरुआत हो गई थी इस कल्चर के एनकम्पास होने की, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक इस चीज़ का बैकबोन रहा कि लोगों को इसने एजुकेशन प्रोवाइड की। रोमन एम्पायर पीरियड में भी ये काम करता रहा, साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी आने तक भी ये लगा रहा रेगुलरिटी में,
यानी कि ऐसा माना जाता है कि ग्रीक कल्चर जो है, ग्रीस का जो कल्चर है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। किस वजह से? इनके दो एपिक्स की वजह से, द इलियड एंड द ओडेसी। उस वजह से ग्रीक का जो कल्चर है वो बना रहा, वहाँ की एजुकेशन स्प्रेड होती रही, चाहे क्लासिकल एज हो, रोमन एरा हो, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई हो, हर एक टाइम में ग्रीक का जो कल्चर है, वहाँ की जो एजुकेशन है वो स्प्रेड आउट होती रही सिर्फ इनके दो एपिक्स की वजह से। तो इन्हें इस चीज़ के लिए काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ऑथर माना जाता है। अब आगे देखते हैं इनके बारे में। इनके जो नोटेबल वर्क्स माने जाते हैं होमर के, उसके बारे में जानते हैं। पहला हमारे सामने आता है ओडेसी। द पोएम मेनली फोकसेस ऑन द ग्रीक हीरो ओडेसियस, नोन एज यूलाइसिस इन रोमन माइथ्स, किंग ऑफ इथाका, एंड हिज जर्नी होम आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय। अब ये पोएम जो है ओडेसी, जो काफ़ी लंबी पोएम है, और इस पोएम में क्या माना जाता है कि इस पोएम में एक ग्रीक हीरो था ओडिसियस, जिसे कि रोमन कथाओं के अकॉर्डिंग यूलाइसिस कहा जाता है। ये किंग था इटाका का, और ये अपनी जर्नी, इसकी जो घर आने तक की जर्नी है उसके बारे में बताते हैं। और ये घर कहाँ से आ रहा था? ट्रोय के को हराने के बाद, ट्रोय के फॉल के बाद जब अपना घर वापसी आ रहा था, तो उस चीज़ के बारे में इसमें स्टोरी है। इट टेक्स ओडिसियस 10 years टू रीच इटाका आफ्टर द 10-year ट्रोजन वॉर। अब पहले तो उन्होंने ट्रोय वालों को हराया, ट्रोजन वॉर में 10 साल तक लड़ाई की, फिर उसके बाद अफ्रीका से होते हुए लगभग इसको इटाका पहुंचने में भी 10 साल लग गए। तो उस बारे में पूरी ये स्टोरी है कि उसने क्या क्या सफरिंग्स की है। इन हिज एब्सेंस इट इज़ एज्यूम्ड ओडिसियस हैज़ डाइड एंड हिज वाइफ पेनलप एंड सन टेलमेकस must deal with a group of unruly suitors who compete for Penelope's hand in marriage। अब जब ये इस बीच के टाइम तक ओडिसियस गायब रहा वॉर के अंदर, तो इसकी एब्सेंस में ये मान लिया गया कि ओडिसियस तो मर चुका है। अब इसकी वाइफ जो है पेनेलोप और इसका बेटा टेलमेकस, इनको काफ़ी लोगों के साथ डील करना पड़ा। और ये डील किन लोगों के साथ करना पड़ा? अनरूली सूटर्स। सूटर्स मीन्स लवर्स। तो ये लवर्स थे इसके पेनेलोप के, और पेनेलोप से कौन शादी करेगा, इस झगड़े में ही ये लगे रहे। ये लोग compete करते रहे एक दूसरे से, जिस वजह से पेनेलोप और टेलमेकस को काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी, काफ़ी लोगों से डील करना पड़ा। नाउ जॉर्ज चैपमैन इन 1616 ट्रांसलेटेड इट टू इंग्लिश, जिसे हम पढ़ते हैं चैपमैन्स होमर। और जॉर्ज चैपमैन नाम के एक राइटर हुए हैं जिन्होंने 1616 में ओडिसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था ग्रीस से। एंड इट इज़ रिटन इन डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। अब ये जो पोएम है ओडिसी, ये लिखी गई है एक फॉर्म में जिसका है नाम डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। और ओडिसी की बात करें, सो इट इज़ द सीक्वल टू द इलियड। तो ये सेकंड पार्ट है। द इलियड फर्स्ट आया था और सेकंड आया था द ओडेसी। इस पर मूवीज़ भी बनी हुई हैं। ट्रोय नाम की एक मूवी है और एक है ट्रोय द ओडेसी। तो इनको भी देखिएगा, जिससे आपको इसके बारे में, इसकी स्टोरी पता लगे कि क्या हुआ इसमें, किस तरह से हुआ, ताकि आपको प्रॉपरली इसे पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब आगे इनके वर्क्स के बारे में पढ़ते हैं। इलियड जो इनका फर्स्ट वर्क था इससे रिलेटेड, सो रेफर्ड एज द सॉन्ग ऑफ इलियन और सॉन्ग ऑफ इलियम। ये माना जाता है कि ये सॉन्ग ऑफ इलियन है या सॉन्ग ऑफ इलियम है, यानी कि सॉन्ग की फॉर्म में है। इट इज़ एन एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम इन डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। अब ये पोएम भी जो है एंशिएंट ग्रीक टाइम की है। एपिक पोएम है, एक एपिक है। एपिक क्या होता है? हमारे टाइम में जैसे रामायण महाभारत हैं, वो ग्रंथ हैं, तो हमारे लिए वो पवित्र ग्रंथ हैं। तो ग्रीस वालों के लिए ये ग्रीक एपिक पोएम्स हैं, जो इलियड ओडेसी है, ये उनके लिए पवित्र हैं। तो ये डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। एंड इट इज़ सेट ड्यूरिंग ट्रोजन वॉर बिटवीन किंग एगमेम्नन एंड द वॉरियर अकेलिस 15,693 लाइन्स। अब ये एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम है, डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। ये ट्रोजन वॉर के टाइम की है, जो मैंने आपको बताया अभी, द इलियड। अप्रोक्स 1200 BC के आसपास ये ट्रोजन वॉर हुआ था। और इसमें किंग एगमेम्नन और एक वॉरियर था अकेलिस, इसके बीच में वॉर हुआ था। तो उस वॉर के बारे में जानकारी है। इस पर तो काफ़ी फेमस वो एक लाइन भी बनी हुई है, अकेलिस हील, जो हम सुनते हैं, जिसे हम ईडियम की तरह यूज़ करते हैं। और इसकी लाइन्स के बारे में बताया गया है कि ये 15,619
93 अप्रोक्स इतनी लाइंस में लिखी गई ये एपिक पोएम है। हालांकि इस पर भी कुछ विवाद है कि इसकी ज़्यादा लाइनें भी हैं, कई जगह लिखा हुआ 18,000 है, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल ये माना जाता है। अब इसके नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं तो नेक्स्ट है होमरिक हाइम्स। हाइम के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्रिश्चियंस जो हैं चर्च में जो इनका जो सोलफुल सॉन्ग होता है या फिर इनका जो पवित्र सॉन्ग होता है वो गाते हैं, उसे हम हाइम कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ भजन वगैरह गाते हैं इंडिया में, तो उसी तरह से। तो होमरिक हाइम में क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 33 एनोनिमस एंशिएंट ग्रीक हाइम सेलिब्रेटिंग इंडिविजुअल गॉड इन डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। ये वक्त भी डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में है। 33 एनोनिमस एंशिएंट ग्रीक हाइम्स हैं इनमें, यानी कि कैसे लिखी गई हैं या फिर किसने लिखी हैं ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। कि हो सकता है कि होमर ने इन्हें इकट्ठा करके कलेक्शन लगाया हो, इसका मतलब कलेक्शन में कर दिया हो इसे और होमरिक हाइम नाम दे दिया हो बाद में किसी ने इसे। और इसमें क्या बताया गया है, सेलिब्रेट किया गया है इंडिविजुअल गॉड्स के बारे में कि हर एक का अपना एक गॉड हो सकता है, हम अपना गॉड खुद से चुन सकते हैं, तो उस बारे में है इसमें। फिर है एपिक साइकिल, ये भी फेमस है, विकीपीडिया पर इसकी काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। सो अ कलेक्शन ऑफ एंशिएंट ग्रीक एपिक पोएम्स दैट रिलेटेड द स्टोरी ऑफ ट्रोजन वॉर विच इंक्लूड्स द सिप्रिया, द एथियोप्स एंड सो कॉल्ड लिटिल इलियड, नोस्टोया एंड द टैलिगोनी एंड डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। अब ये वर्क भी डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में है। इसमें ट्रोजन वॉर की स्टोरी से रिलेटेड जानकारी मिलती है और उसके अलावा इसमें सिप्रिया के बारे में है, एथियोप्स के बारे में है, लिटिल इलियड के बारे में है, नोस्टोया के बारे में है और टैलिगोनी के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। तो अनुमान लगाया जाता है कि ये भी जो वर्क है ये भी होमर ने ही लिखा होगा। तो ये सारे इनके वर्क्स हैं, इनकी जानकारी है। उसके अलावा हमने होमर के बारे में जानकारी ली कि होमर ने क्या क्या लिखा है या उनकी लाइफ के बारे में कि वो किस किस तरह से। और इसमें एक पॉइंट हमने ये भी इम्पोर्टेंटली देखा दैट ही वॉज प्रोबेबली ब्लाइंड। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड या इस पर कई बार नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक जानकारी और ध्यान रखनी है कि ये कहाँ के पोइट थे, तो ग्रीस के रहने वाले थे। पर्टिकुलरली 2-3 जगहें हैं, उनमें से एक का नाम आ सकता है पर्टिकुलरली ऑप्शन में बात करें नेट के एग्ज़ाम में। तो ये जो 2-3 जगहें दी हैं उनमें से किसी एक का नाम आ सकता है, इसलिए वो जगह भी हमें याद होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पोइट के बारे में बात करेंगे, किसी नेक्स्ट ऑथर के बारे में बात करेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है हमारा सॉल्यूशन हब 0001, इस पर आपको PDF मिल जाएगी आज की तारीख में ही। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इसकी जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम सर्च करके आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।